Good afternoon, all respected sirs, and good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Voice is less. Good afternoon, everybody. Okay. Now you are going to study about Ind AS. You know about Ind AS? Anyone? इसलिए तो मैं आया हूँ. So Ind AS. What is Ind AS? A roadmap for IFRS in India. अच्छा, आप सभी के पास मोबाइल होगा? नहीं है? होगा ना यार, झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, किसी के पास एप्पल का होगा, किसी के पास एंड्रॉइड वर्जन होगा. प्लीज मी आंसर मी. यस. अच्छा, हेलो, आवाज आ रही? हाँ, तो आपका एंड्रॉइड वर्जन क्या है? कोई एक जन आंसर कीजिए. और किसी का अपग्रेडेड वर्जन है कोई? अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ एप्पल 10, iOS वर्जन 10 और iOS वर्जन 11. ठीक है. जैसे कि आप AS पढ़ते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हमारा ओल्ड वर्जन था, और IFRS इज Ind AS इज अ न्यू वर्जन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यू नो, दिस इज अ रोड मैप एंड दिस इज IFRS. IFRS is converting into Ind AS, and this is Ind AS how came into India. I am going to explain how Ind AS came. Before starting Ind AS, I would like to discuss few terms. First, generally accepted accounting principle. You know about GAAP? Yes or no? Yes. GAAP. First one is national GAAP and another one is international GAAP. अगर किसी कंट्री में कोई, जैसे इंडिया में क्या फॉलो होता है? AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो वहाँ का नेशनल गैप है. यूएस में यूएस गैप फॉलो होता है, वो वहाँ का इंटरनेशनल गैप है. व्हाट इज इंटरनेशनल गैप? अगर कोई गैप इंटरनेशनली फॉलो होता है, ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता है, उसे बोलते हैं, ऑल ओवर कंट्रीज में फॉलो होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल गैप. IAS is an international gap, Indian accounting standard. And now new version of IAS is IFRS, and the new version of AS is Ind AS. We talk about next. Origin of Ind AS. Ind AS कहाँ से आया? पहले हम वो जान लेते हैं, फिर Ind AS के बारे में आगे जानेंगे. Ind AS कहाँ से आया? Firstly started with Europe. It is started with Europe due to Eurozone. Nation of Europe agreed to common business rules. Then hence need was felt for common accounting standards. 70 and 73 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई और उन्होंने IAS लेके आया. आप लोगों को समझा कि IAS कहाँ से आया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IASC ने लाया. फिर उसके बाद in 1983 due to cross border capital transfer and reduced fraud cases, need was felt for international capital market regulator. IOSCO फॉर्म किया गया, जिनको कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी. फिर उन्होंने IASC को टूक ओवर किया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो IASC ने IAS लिए थे, IAS को अडॉप्ट किया IASB ने. फिर उन्होंने IAS को IFRS में कन्वर्ट किया. इस तरीके से IFRS मार्केट में आया. Basic crux of Ind AS. What is Ind AS? Ind AS, these are based on substance over form and not rule based. Example, hire purchase. Ind AS बोलता है अगर आपने गुड्स ओन नहीं किया फिर भी उसे एसेट दिखाइए. डिवेंचर कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी. ऑल स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू मेजरमेंट. Ind AS फेयर वैल्यू मेजरमेंट को बहुत ही कोर समझता है एंड हाई डिस्क्लोजर बेटर प्रेजेंटेशन बताता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind AS IFRS डेवलपमेंट. हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ. टू क्रिएट द ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टू जनरेट साउंड बिजनेस
sound business sense among the beneficiaries to generate the dimensions of fair presentation of financial statement. Next, need for IFRS convergence. क्यों जरूरत पड़ी हमें IFRS convergence की? Benefit to the economy. मार्केट एक्सपांशन विल बी ग्लोबल, हमारा जो मार्केट होगा वो ग्लोबल होगा. इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. IFRS facilitate the maintenance of orderly and efficient capital market and also helps to increase the capital formation. इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट हुआ? अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज. इंफॉर्मेशन अवेलेबल विल बी मोर रिलेवेंट, रिलायबल हो सकता है. एंड बेनिफिट टू इंडस्ट्री, रेज कैपिटल. Industry can raise capital from foreign markets. The less burden of financial reporting due to convergence reduce the cost of preparing the financial statement. चलो ये सब बातें तो हो गई. एप्लीकेशन ऑफ इंडेस. इंडेस एप्लीकेबल कब से होगा? चलो इंडेस आ गया मार्केट में, लेकिन इंडेस एप्लीकेबल कब से होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 एनी कंपनी कैन अप्लाई इंडेस वॉलंटरी बेसिस पे. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को और एनबीएफसी को. लेकिन ये देश कौन सा है? यहाँ के लोग वॉलंटरी बेसिस पे मानने वाले नहीं. तो फिर क्या किया गया बताते. अगर कोई भी कंपनी इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा किसी भी कंपनी को, तो उसको भी एप्लीकेबल होगा, उसको भी एप्लीकेबल होगा, और उसको भी एप्लीकेबल होगा, और उसको भी एप्लीकेबल होगा. मतलब उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी को भी एप्लीकेबल होगा. यू नो, अभी तो पता चला ना यार. और वंस अप्लाइड इंडेस कैन नॉट बी रिवोक्ड. एक बार आपने एप्लीकेबल कर दिया इंडेस, उसके बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते. तो जैसा कि मैंने कहा इंडिया दिस इज इंडिया, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट है, तो उन्होंने मैंडेटरी लेके आ गया और 2016 से फेज़ 1 चालू किया. और उन्होंने बोल दिया अगर कोई लिस्टेड कंपनी या फिर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है और उसका अगर टर्नओवर नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ऊपर है, तो उस कंपनी को इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा. और उसको एप्लीकेबल होगा तो उसके पूरे फैमिली को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट को भी एप्लीकेबल हो जाएगा. और हाँ, उसका नेटवर्थ हम कब कैलकुलेट करेंगे? उसका नेटवर्थ हम 3 साल पहले का देखेंगे. अगर 31 मार्च 2014, 15 और 16 को अगर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ और उससे ज़्यादा है, तो उसको भी इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड सेम वंस अप्लाइड कैन नॉट बी रिवोक्ड. एंड सेक्शन 8 कंपनी भी यहाँ पे कवर होती है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक्स लिमिटेड इज हैविंग नेटवर्क फॉर द. इसका आंसर आप लोग को देना है. जोश कम हो गया यार. हेलो. एक्स लिमिटेड इज हैविंग नेटवर्क फॉर पास्ट 3 years इज एज फॉलोज. एक्स लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन 1/4/2016. 31 मार्च 2014 को उसका नेटवर्क 400 करोड़ था, 2015 को 500 करोड़ था, 2016 को 200 करोड़ था. क्या इस कंपनी को इंडेस एप्लीकेबल होगा? कोई आंसर दे सकता है? बोलिए. लिस्टेड कंपनी, लेकिन उसका टर्नओवर हमें, नेटवर्क हमें चेक करना है 500 करोड़ और उससे ज़्यादा है कि नहीं. 2016 में तो 200 करोड़ है. हाँ, राइट आंसर. आप ध्यान दे रहे हो. विल एक्स लिमिटेड विल अप्लाई इंडेस वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और अगर प्रिपेयर करेगी तो कब से प्रिपेयर करेगी? तो उसको इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसा कि सर ने कहा, क्योंकि उसका 2015 में 500 करोड़ था. ये नहीं मायने रखता है कि उसका 2016 में 200 करोड़ है या नहीं है. नेक्स्ट फेज 2 2017. कुछ लिस्टेड कंपनीज 500 करोड़ नेटवर्थ होते हुए भी बताती है नहीं हमारा 500 करोड़ नेटवर्थ नहीं है. तो गवर्नमेंट ने बोला ऑल लिस्टेड कंपनी को इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा, और अनलिस्टेड कंपनी जो वहाँ पे नहीं कवर हो पा रही थी उनको बोला 250 करोड़ और मोर अगर आपका नेटवर्थ है तो आपको भी एप्लीकेबल इंडेस हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी एप्लीकेबल हो जाएगा. उसकी फैमिली मतलब होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट. और वंस अप्लाइड कैन नॉट बी रिवोक्ड. फिर रोड में अभी वो जो स्मॉल मीडियम एक्सचेंज वाली होती है ना, छोटी छोटी कंपनी, छोटी छोटी, वो लोग बोलते हैं हम अगर लिस्टेड है एसएमई एक्सचेंज पे तो हमको भी एप्लीकेबल हो जाएगा. नहीं, तो एमसीए ने प्रेस रिलीज लाया और उनके लिए बोला गया कि अगर आप एसएमई एक्सचेंज पे अगर आप लिस्टेड हो तो आपको इंडेस एप्लीकेबल नहीं होगा. और रेसिडुअल कंपनी जो बच गई, जो कंपनी कवर नहीं हो रही है इस
डेफिनेशन में उनको बोल दिया गया कि आप अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करो, इसमें कोई कमी नहीं है। 1/4/2018 एनबीएफसी, अभी एनबीएफसी जो वहाँ पे एक्सेप्शन में थी कि वॉलेंटरी अप्लाई नहीं कर सकते, वो लोग सोच रहे थे हमारे लिए कौन सा डेट सुन रही है गवर्नमेंट, तो उनके लिए 1/4/2018 चुना गया और उनको बोला गया कि अगर कोई एनबीएफसी लिस्टेड है या तो फिर अनलिस्टेड है, अगर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको 2018 से एप्लीकेबल हो जाएगा और साथ साथ उसकी फैमिली को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 1/4/2020 यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। पहले 2018 में बैंक को अप्लीकेबल था, बैंकिंग इंडस्ट्री को अप्लीकेबल था इंडेस, लेकिन एक्सटेंड किया गया 1/4/2019 को उनको एप्लीकेबल किया गया, लेकिन अभी 1/4/2019 को भी उनको एक्सटेंशन दिया गया और 1/4/2020 मतलब नेक्स्ट ईयर से अभी उनको एप्लीकेबल हो जाएगा इंडियस बैंकिंग कंपनी को, ऑल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट रूरल बैंक को, और उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी वंस अप्लाइड कैन नॉट बी रिवोक्ड। और एनबीएफसी वहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी थी 500 करोड़ नेटवर्थ वाली, यहाँ पे ऑल लिस्टेड कंपनी को बोल दिया गया 1/4/2019 से कि हर एक लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल हो जाएगा इंडेस। 1/4/2020 इंश्योरेंस कंपनी जो वहाँ पे एक्सेशन में थी, इंश्योरेंस कंपनी को भी यहाँ पर कवर कर लिया गया, ऑल इंश्योरेंस कंपनी को 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा इंडेस। केस 1 लेते, एक इंडियन होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, हेलो, एक इंडियन होल्डिंग कंपनी है और एक उसकी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है। अभी हमने पढ़ा था अगर होल्डिंग कंपनी को एप्लीकेबल हो जाता है इंडिया से, उसके फैमिली को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब उसकी सब्सिडरी कंपनी को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, यस और नो? अगर सब्सिडरी कंपनी उसकी फॉरेन कंपनी होगी तो उसको एप्लीकेबल होगा? कितने लोग ना बोल रहे हैं, हैंड रेस करो। कोई नहीं, मतलब सबके हिसाब से एप्लीकेबल होना चाहिए फॉरेन सब्सिडरी कंपनी को। यही तो ट्विस्ट है, उसकी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा इंडेस क्योंकि वो ओवरसीज कंपनी है। विल फॉरेन कंपनी अप्लाई इंडेस? ओनली फॉरेन कंपनी विल प्रोवाइड डेटा एज पर इंडेस टू इट्स पेरेंट कंपनी फॉर कंसोलिडेशन। इसका मतलब यह है कि फॉरेन कंपनी अपना डेटा उसको इंडेस के रूप में देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लेकिन उसको पब्लिश नहीं करेगी, ओनली फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। समझ में आया? केस 2 लेते, इसका आंसर तो राइट हो गए, ठीक है। फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, पेरेंट कंपनी फॉरेन की है और इंडियन सब्सिडरी कंपनी है। इंडियन सब्सिडरी को एप्लीकेबल हो गया 2017 से, क्या फॉरेन कंपनी अप्लाई करेगी? नहीं करेगी। स्मार्ट हो गए यार तुम लोग। विल फॉरेन कंपनी ऑल्सो अप्लाई इंडेस? नो, फॉरेन पेरेंट कंपनी विल नॉट अप्लाई इंडेस बट इंडियन सब्सिडरी ऑफ सच फॉरेन पेरेंट विल अप्लाई इंडेस। मतलब इंडियन कंपनी को एप्लीकेबल होगा, फॉरेन कंपनी को नहीं होगा। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा इंडेस? तो अभी जो हम लोग पढ़े उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओवरसीज कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेस, इंडियन सब्सिडरी इन ओवरसीज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेस, दो सच इंडियन सब्सिडरी विल बी कंसोलिडेटेड बाय पेरेंट एज पर इंडेस। इंडियन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, सच इंडियन सब्सिडरी विल अप्लाई इंडेस, फॉरेन पेरेंट कंपनी विल नॉट अप्लाई इंडेस। अभी और कुछ ट्विस्ट है यार, अभी और कुछ ट्विस्ट है। स्पेशल इशू की बात कर लेते हैं, स्पेशल इशू की। अभी मान लो, बोलो ना, मान लिया, मान लो, मान लिया ना, एक कंपनी को इंडेस एप्लीकेबल हो गया लेकिन उसकी सब्सिडरी एनबीएफसी है, क्या एनबीएफसी अप्लाई करेगी इंडेस? क्योंकि एनबीएफसी को तो वहां पे एक्सेशन दिया गया 2018 से 19 से 20 से, क्या एनबीएफसी को एप्लीकेबल होगा इंडेस? यस और नो? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, हैंड रेस करो। कोई नहीं, अच्छा। इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, क्या होगा। XYZ होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है एनबीएफसी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ और उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, इंडेस एप्लीकेबल हो गया होल्डिंग कंपनी को, लेकिन सब्सिडरी को एप्लीकेबल नहीं है, होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं हम लोग। तो एज पर दो रूल होते हैं, एज पर रूल लिस्टेड एनबीएफसी शुड अप्लाई इंडेस फ्रॉम 1/4/2019 और एज पर रूल इंडेस एप्लीकेबल टू होल्डिंग कंपनी
देन इट विल बी एप्लीकेबल टू इट्स सब्सिडरी, मतलब उसकी फैमिली को भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन एमडीएफसी को तो एप्लीकेबल 2019 से होना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम एनालिसिस करेंगे। दो 2017 में तो इंडेस एप्लीकेबल नहीं था XYZ लिमिटेड को। थोड़ा शांत रहो यार। फाइव मिनट्स मोर, 2 minutes more में। आई एम गोइंग टू कंक्लूड में, या ओके। At the end, I am going to conclude that इंडिया में इंडेस का एप्लीकेशन जो हुआ वो बहुत ही अच्छे से हुआ, सक्सेसफुल रहा। यहाँ की जो कंपनीज है वो ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर कर पा रही है, यहाँ के फाइनेंशियल्स ग्लोबल मार्केट में मैच हो पा रहे हैं, यहाँ के लोगों को जो फंड्स की जरूरत थी वो ग्लोबल मार्केट से वो लोग ले सकते हैं। फंड की रेजिंग थी इंडिया को यहाँ पे, इसलिए इंडेस को हमको लाया गया। आई एम गोइंग टू कंक्लूड दैट इंडेस इम्प्लीमेंटेशन इज सक्सेसफुल इन इंडिया। अच्छा, लास्ट में कुछ कोट्स बोलना चाहता हूँ, बोल सकता हूँ क्या, टाइम देगा? Creativity is good, you know, creativity is good, yes or no? Yes. But not in accounting. And one more, the end has no end until you and your mind permits you to end.